नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक जानलेवा साजिश। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि रिया से मेरा प्रेम का कोई चक्कर नहीं चल रहा है। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज। आर्यन उनके सामने गिड़गिड़ा उठा। शादी के कुछ दिनों बाद ही सिमरन को ससुराल का माहौल खटकने लगा था। वो आर्यन से अलग घर लेकर रहने की जिद करके मायके जाकर रहने लगी थी। उसकी इस जिद से परेशान उसके ससुर और पिता ने ऐसी क्या चाल चली कि सिमरन के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। शाम 7 बजे जब फोन की घंटी बजी, तब ड्राइंग रूम में सिमरन, उसकी माँ सुमन और पिता सुरेश चंद्र उपस्थित थे। फोन पर वार्तालाप सिमरन ने किया। सिमरन के हेलो के जवाब में दूसरी तरफ से भारी और कठोर आवाज में किसी पुरुष ने कहा, मुझे सिमरन से बात करनी है। मैं सिमरन ही बोल रही हूँ। आप कौन? मैं कौन हूँ इस झंझट में ना पड़कर तुम ध्यान से सुनो जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि अपने पति को तुम फौरन नेक राह पर चलने की सलाह दो, नहीं तो खून कर दूंगा मैं उसका। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा, तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ सिमरन मैडम। बोलने वाले की आवाज क्रूर हो उठी। अगर तुम्हारे पति आर्यन ने फौरन मेरे दिल की रानी रिया पर डोरे डालने बंद नहीं किए, तो जल्द ही उसकी लाश को चील कौवे खा रहे होंगे। ये रिया कौन है? मैं नहीं जानती और ना ही मेरे पति का किसी से इश्क का चक्कर चल रहा है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कालिया उस्ताद को कोई गलतफहमी कभी नहीं होती। मैंने पूरी छानबीन करके ही तुम्हें फोन किया है। अगर तुम अपने आप को विधवा की पोशाक में नहीं देखना चाहती हो, तो उस मजनू की औलाद आर्यन से कहो कि वो मेरी जान रिया के साए से भी दूर रहे। सिमरन कुछ और बोल पाती, इससे पहले ही फोन कट गया। अपने माता पिता के पूछने पर सिमरन ने घबराई आवाज में वार्तालाप का पूरा ब्यौरा उन्हें सुनाया। सुमन रोने लगी। सुरेश चंद्र ने गुस्से से भरकर कहा, तो आर्यन इस रिया के चक्कर में उलझा हुआ है। मैं तो कहूं कि अभी शादी को 2 साल भर भी नहीं हुआ है और 2 महीने से पत्नी को मायके में छोड़ रखा है। जरूर उसने इस रिया से गलत संबंध बना लिया है। उस अकेले को दोष मत दो जी, सुमन ने सुबकते हुए कहा। दामाद जी ने तो 10 बार इस मूर्ख के सामने वापस लौटने की विनती की होगी, लेकिन इसकी जिद के आगे उनकी एक न चली। सिमरन को कसूरवार मत कहो। हमारी बेटी ने आर्यन से प्रेम किया है, उसे सुखी रखना उसका कर्तव्य है। अगर सिमरन अलग घर में जाने की जिद पर अड़ी ना होती, तो वो मेरी समझ से कुछ गलत नहीं कर रही। कहकर सुरेश चंद्र सिमरन की तरफ देखने लगे। पापा, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने नौकरानी बनने के लिए शादी नहीं की थी आर्यन से। सिमरन ने अपने मन की बात फिर दोहराई। सिमरन, तुम आर्यन को फोन करके इस वक्त यहाँ आने के लिए कहो। ऐसी डांट पिलाऊंगा कि उसके इश्क का भूत फौरन उसके सिर से उतर कर गायब हो जाएगा। सुरेश चंद्र की आंखों में चिंता और क्रोध के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे। सिमरन आर्यन को फोन करने के लिए उठ खड़ी हुई। करीब घंटे भर बाद आर्यन अपने ससुराल पहुंचा। उसके पिता रमेश नाथ और माँ लक्ष्मी जी भी उसके साथ आए थे। उन तीनों के चेहरे पर चिंता और तनाव के भाव साफ झलक रहे थे। कुछ औपचारिक वार्तालाप के बाद रमेश नाथ ने परेशान लहजे में सुरेश चंद्र से कहा, बहू से फोन पर मेरी भी बात हुई थी। मुझे लगा कि वो किसी बात को लेकर बहुत परेशान है, इसलिए आर्यन के साथ उसकी माँ और मैंने भी आना उचित समझा। ये अच्छा ही हुआ कि आप दोनों साथ आए हैं। आर्यन की सारी बात आप दोनों को भी मालूम होनी चाहिए। शाम को 7 बजे हमारे यहाँ एक फोन आया था। फोन करने वाले ने हमें आर्यन के बारे में बड़ी गलत और गंदी तरह की सूचना दी। सुरेश चंद्र ने नाराज अंदाज में आर्यन को घूरना शुरू कर दिया। फोन किसी कालिया नाम के आदमी का था। लक्ष्मी जी के सवाल को सुनकर सिमरन और उसके माता पिता बुरी तरह चौंक उठे। आपको कैसे मालूम पड़ा उसका नाम, बहन जी? सुमन अचंभित हो उठी, क्योंकि उसने शाम 6 बजे के आसपास हमारे यहाँ भी फोन किया था। आर्यन और उसके पिता घर पर नहीं थे, इसलिए मेरी ही उससे बात हो पाई। क्या कहा उसने आपसे? सुरेश चंद्र ने गंभीर होकर पूछा। बहन जी, कालिया ऐसी बात कर रहा था जिस पर विश्वास करने को हमारा दिल तैयार नहीं है, लेकिन वो बहुत क्रोध में था और आर्यन को गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दे रहा था। इसलिए आर्यन से हमें पूछताछ करनी ही पड़ेगी।
क्या वो किसी रिया नाम की लड़की से मेरे अवैध संबंध होने की बात आपको बता रहा था? आर्यन गहरी उलझन और परेशानी का शिकार नजर आ रहा था। सिमरन ने उसके चेहरे पर पैनी नजर गड़ाकर कहा, हाँ, रिया की ही बात कर रहा था। कौन है ये रिया? मैं तो सिर्फ एक ही रिया को जानता हूँ, जो मेरे विभाग में मेरे साथ काम करती है। तुम्हें याद है, शादी के बाद हम एक रात होटल में डिनर करने गए थे। तब एक लंबी सी लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां आई थी। मैंने तुम्हें उससे मिलवाया था। सिमरन ने अपनी सास की तरफ मुंह मोड़कर कहा, मम्मी, मैंने आपसे उस लड़की का जिक्र घर आकर किया था। वो आर्यन से बहुत खुली हुई थी, उसे यार यार कहकर बुला रही थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ना होती तो आर्यन से उसके गलत संबंध होने का शक मुझे उसी रात हो जाता। मेरा दिल कहता है कि आर्यन जरूर उसके रूप जाल में फंस गया है और उसके पुराने प्रेमी कालिया ने क्रोधित होकर इसे जान से मारने की धमकी दी है। बोलते बोलते सिमरन की आंखें डबडबाई, चेहरा लाल हो गया। बेकार की बात मुंह से मत निकालो सिमरन। आर्यन को गुस्सा आ गया। घंटे भर से अपने माता पिता को ये बात समझाते समझाते मेरा मुंह थक गया है कि रिया से मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है। अब तुम भी मुझ पर शक कर रही हो? क्या तुम मुझे इतना चरित्रहीन इंसान समझती हो? अगर दाल में कुछ काला नहीं तो ये कालिया क्यों जान से मार देने की धमकी तुम्हें दे रहा है? सिमरन ने चुभते स्वर में पूछा। उसका दिमाग खराब होगा, वो पागल होगा। अब मैं कैसे जानूंगा कि वो क्यों ऐसी गलतफहमी का शिकार हो गया है? आर्यन चिढ़ उठा। अगर वो सही कह रहा है तो तुम कौन सा अपने और रिया के प्रेम की बात सीधे सीधे आसानी से कबूल कर लोगे? सिमरन ने जवाब दिया। तब मेरे पीछे जासूस लगवाकर मेरी इंक्वायरी करा लो मैडम। आर्यन गुस्से से फट पड़ा। मैं दोषी नहीं हूं, लेकिन मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम 2 महीने से दूर यहाँ मायके में जमी बैठी हो। ऐसी स्थिति में अगर मैं किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ भी जाता हूँ तो तुम्हें परेशानी क्यों होनी चाहिए? जब तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं तो मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्या लेने देना उससे? मेरा दिल कह रहा है कि तुमने मुझ पर लौटने का दबाव बनाने के लिए ही यह कालिया वाला नाटक किया है। लेकिन तुम मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। जब तक तुम मेरे मनोभावों को समझकर उचित कदम नहीं उठाओगे, तब तक मैं तुम्हारे पास वापस नहीं लौटूंगी। सिमरन झट से उठकर अपने कमरे में चली गई। चाय नाश्ता करके मेहमान अपने घर लौटने लगे। चलते चलते रमेश नाथ ने स्नेह भरा हाथ सिमरन के सिर पर रखकर कहा, बहू, मैंने कुछ प्रॉपर्टी डीलरों से कह दिया है तुम दोनों के लिए किराए का मकान ढूंढने के लिए। तुम दोनों का साथ साथ सुखी रहना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किराए का मकान मिलने तक अगर तुम घर लौट आओगी तो हम सबको बहुत खुशी होगी। जवाब में सिमरन खामोश रही। लेकिन सुमन ने कहा, यह आगामी इतवार को पहुंच जाएगी आपके यहाँ। मेहमानों के चले जाने के बाद सिमरन ने कहा, माँ, एक तो मुझे इस रिया के चक्कर की तह तक पहुंचना है। दूसरे, अगर मैं आर्यन के साथ रहूंगी तो उस पर मकान जल्दी ढूंढने के लिए दबाव बनाए रख सकूंगी। इन बातों को ध्यान में रखकर ही मैं ससुराल लौट रही हूँ। शुक्रवार की दोपहर में एक अजीब सा हादसा घटा। सिमरन अपने कमरे में आराम कर रही थी कि खिड़की का कांच टूटकर फर्श पर गिर पड़ा। वो भागकर ड्राइंग रूम में पहुंची। तभी उसके पिता ने घबराई हालत में बाहर से बैठक में प्रवेश किया और सिमरन को देखकर कांपती आवाज में बोले, कालिया दादा के 2 गुंडों ने पत्थर मारकर शीशा गिराया। पत्थर पर कागज लिपटा है, उसे ढूंढ। उसमें हमारे लिए संदेश लिखकर भेजा है। कालिया दादा ने पत्थर पर लिपटे कागज में टाइप किए गए अक्षरों में लिखा था, सिमरन मैडम, अपने पति आर्यन की करतूत का फल भुगतने को तैयार हो जाओ। आज शीशा तोड़ा है, कल उसका सिर फूटेगा। रिया सिर्फ मेरी है, उस पर गंदी नजर डालने वाले के पूरे खानदान को तबाह कर दूंगा। कालिया दादा। पत्र पढ़ने के बाद सुमन, सुरेश चंद्र और सिमरन के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। पूरी घटना की खबर दोपहर में ही रमेश नाथ के परिवार तक भी पहुंच गई। खबर सुनकर सभी मानसिक तनाव और चिंता का शिकार हो गए। सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना आर्यन को करना पड़ा।
हर आदमी उसे रिया से संबंध रखने का दोषी ठहरा रहा था। वो सबसे बार बार कहता कि रिया से उसका कोई गलत संबंध नहीं है, पर कोई उसकी बात पर विश्वास करने को राजी ना था। रविवार को सिमरन अपने पिता के साथ ससुराल पहुंच गई। रात में शयन कक्ष में पहुंचकर दोनों के बीच बड़ी गर्मा गर्मी हुई। आर्यन अपने को दोषी नहीं मान रहा था और सिमरन का कहना था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, जो कालिया उस्ताद गुस्से में फटा जा रहा है। आखिरकार आर्यन ने सिमरन को समझा बुझाकर शांत किया। पूरा एक सप्ताह शांति से गुजरा और फिर कालिया दादा की एक और हरकत ने उनकी शांति भंग कर डाली। किसी ने रात में आर्यन की मोटरसाइकिल की सीट को फाड़ डाला था। हैंडल पर लगे शीशे तोड़ दिए थे और ऊपर कूड़ा बिखेर दिया था। उसके हैंडल पर एक चिट लगी हुई थी जिस पर छपा था, अब भी अपनी जलील हरकतों से बाज आ जा, नहीं तो इसी तरह तेरा पेट फाड़ डालूंगा। आर्यन चिट उखाड़ कर उसे गायब कर पाता, उससे पहले ही रमेश नाथ वहां पहुंच गए। उनके शोर मचाने पर पूरा घर फिर इकट्ठा हो गया। सभी आर्यन की तरफ शिकायत और गुस्से की नजरों से देखने लगे। कालिया दादा का खौफ सभी के दिल पर छा गया। दिन रात इसी विषय पर बात होती तो आर्यन को घर और ससुराल का हर सदस्य चौकन्ना रहने की सलाह देता। कालिया दादा का अगला कदम न जाने क्या होगा, ये सोचकर सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती थीं। लगभग 10 दिन बिना किसी हादसे के गुजर गए, लेकिन ये खामोशी तूफान के आने से पहले की खामोशी सिद्ध हुई। एक रात आर्यन और सिमरन 10 बजे के आसपास घर लौट रहे थे। एक मारुति वैन उनके घर के गेट के पास खड़ी थी, जिस पर उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया। आर्यन की मोटरसाइकिल रुकते ही उस वैन में से 3 युवक निकलकर बड़ी तेज गति से उनके पास आए और दोनों को घेर कर खड़े हो गए। कौन है आप? क्या चाहते हैं? आर्यन की आवाज डर के मारे कांप उठी। अपना परिचय ही देने आए हैं हम तुझे, मच्छर, बड़ी बड़ी मूंछों वाले ने दांत पीसते हुए कहा। और हाँ, साथ ही सबक भी सिखाकर जाएंगे। फिर बड़ी तेजी से अप्रत्याशित ढंग से एक अन्य युवक ने सिमरन के पीछे जाकर एक हाथ से उसका मुंह दबोच लिया, ताकि एक शब्द भी उसके मुंह से ना निकल सके। बड़ी बड़ी मूंछों वाले ने आर्यन का कॉलर पकड़कर एक झटके में उसकी कमीज सामने से फाड़ डाली। एक युवक ने उसके बाल अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिए। हमारे कालिया दादा की चेतावनी को नजरअंदाज करने की जुर्रत कैसे हुई तेरी, खटमल? मूंछों वाले ने आनन फानन में 5-7 थप्पड़ आर्यन के चेहरे पर जड़ दिए। बेवकूफ इंसान, ऐसा लगता है कि ना तुझे अपनी जान प्यारी है और ना अपने घर वालों की। रिया भाभी पर डोरे डालने की सजा के तौर पर क्या हम तेरी पत्नी का अपहरण कर ले जाएं? मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि रिया से मेरा कोई प्रेम चक्कर नहीं चल रहा है। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज। आर्यन उनके सामने गिड़गिड़ा उठा। 2 थप्पड़ और मारकर मूंछों वाले ने क्रूर लहजे में कहा, बच्चे, आज हम आखिरी चेतावनी तुझे दे रहे हैं। रिया भाभी से अपने सारे संबंध खत्म कर ले। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तेरी इस खूबसूरत बीबी को उठा ले जाएंगे हम कालिया दादा के पास। बाद में जो इसके साथ होगा उसकी जिम्मेदारी ये होगी। फिर उसने अपने साथी को आदेश दिया, चलो। और 1 मिनट के अंदर वैन आंखों से ओझल हो गई। वैन का नंबर नोट करने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि उस पर मिट्टी चिपकी हुई थी। पूरे घटनाक्रम की जानकारी पाकर सुरेश चंद्र और रमेश नाथ के परिवारों में चिंता और तनाव का माहौल बन गया। 3 दिनों बाद सिमरन के माता पिता ने सबको रविवार के दिन अपने घर लंच पर आमंत्रित किया। कुछ मीठा ले आने के लिए सुरेश चंद्र और रमेश नाथ बाजार की तरफ चल दिए। रास्ते में सुरेश चंद्र ने तनाव भरे लहजे में अपने समधी से पूछा, सिमरन की क्या स्थिति है? रमेश नाथ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल ठीक है वो। कल मैंने आर्यन से कहा कि जाकर वो मकान देखाए जिसका पता प्रॉपर्टी डीलर ने बताया है। सिमरन ने मेरी बात सुनकर फौरन कहा कि वो किसी किराए के मकान में जाने की इच्छुक नहीं है। उसका ऐसा मुझे अलग नहीं जाना वाला कथन सुनकर मुझे अपनी मुस्कान को छिपाना बहुत मुश्किल हो गया था। दोस्त, हमारी ये योजना सफल रही। यानी सिमरन की अकेले रहने की जिद
समाप्त हुई। सुरेश चंद्र एकाएक प्रसन्न नजर आने लगे थे। बिल्कुल खत्म हुई। सुनो, हमारा कितना नुकसान हुआ कुल मिलाकर? छोड़ो यार, रमेश नाथ ने कहा। मेरी बेटी सिमरन का जो खून सूख रहा होगा आजकल, उसकी कीमत क्या रुपयों में आकी जा सकती है समधी साहब? अगर हम तुम अच्छे दोस्त ना होते तो सिमरन के अलग रहने की जिद से पैदा हुई समस्या का समाधान इतनी आसानी से ना हो पाता। अब बहू सबके बीच में रहकर घर गृहस्थी चलाने के तरीके बेहतर ढंग से सीख जाएगी और चार पैसे भी जुड़ जाएंगे उनके। रमेश नाथ ने अपने समधी के कंधे पर हाथ रखकर अपना मत व्यक्त किया। आपका लाख लाख धन्यवाद कि उसके सिर से अलग होने का भूत उतर गया। सुरेश चंद्र ने राहत की गहरी सांस ली। मुझे धन्यवाद देने के साथ साथ अपने दोस्त के बेटे को भी धन्यवाद दो, जिसने कालिया उस्ताद की भूमिका में ऐसी जान डाल दी कि उसकी आवाज और हाव भाव को याद करके सिमरन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाटकों में भाग लेने का उसका अनुभव हमारे खूब काम आया। बस उसे हिदायत दे देना कि जो उसने किया हमारे कहने पर उसकी चर्चा किसी से ना करे। मेरे बेटे बहू को अगर कभी पता लग गया कि उनकी रातों की नींद उड़ाने वाला नाटक हमारे इशारों पर खेला गया था, तो मेरा तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। मैं कभी एक शब्द मुंह से नहीं निकालूंगा। सुरेश चंद्र ने संकल्प किया। हमने जो किया सबके भले को ध्यान में रखकर किया समधी जी। कांटे से कांटा निकल गया। अब कालिया दादा गायब हो जाएंगे तो धीरे धीरे आर्यन और सिमरन सामान्य होते चले जाएंगे। नतीजा अगर अच्छा निकले तो कुछ गलत कार्यशैली को भी उचित मानना समझदारी है। सुरेश चंद्र की बात का सिर हिलाकर रवीश नाथ ने अनुमोदन किया और दोनों अपने को एक दूसरे के बेहद करीब महसूस करते हुए बाजार पहुंच गए। दोस्तों, पारिवारिक समस्याओं और गलतफहमियों को सुलझाने के लिए आपसी समझ, धैर्य और अपनों के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जिद और अहंकार अक्सर बने बनाए रिश्तों में दरार डालते हैं, जबकि मिलकर रहने से परिवार की शक्ति और खुशियां बनी रहती हैं। क्या सिमरन के पिता और ससुर द्वारा सिमरन की जिद छुड़ाने के लिए बनाया गया ये नकली कालिया दादा का नाटक सही था, या उन्हें कोई और रास्ता अपनाना चाहिए था? अगर भविष्य में आर्यन और सिमरन को इस नाटक का सच पता चल जाता है तो उनका अपने अपने माता पिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। दोस्तों, उम्मीद है कि एक जानलेवा साजिश की ये पारिवारिक और सस्पेंस से भरी कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।